हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके कक्षा 12 के सिलेबस की लास्ट एक्सरसाइज की, ठीक है ना। 13.3 प्रायिकता का चैप्टर 13 चल रहा है, आप सभी को पता है, और ये 7वां लेक्चर है और इसकी अंतिम एक्सरसाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। पुरानी एनसीईआरटी किताब में तो कुछ और एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा काम उसमें था, पहले बहुत ज्यादा काम था, तो अब नई एनसीईआरटी के अंदर बच्चों काम कम कर दिया गया है। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जो है उसका बहुत डिटेल से हमने लेक्चर आपको दिया है, लेक्चर नंबर 6 इस चैप्टर का, जिसके अंदर हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे कि संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय है ना, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और फिर हमने एक बेज का प्रमेय पढ़ा था, बेज का प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय को लेकर के जो रिजल्ट निकला था, जिसका यूज हम करते हैं, वो ये वाला रिजल्ट था, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास में कोई सैंपल स्पेस है ना, कोई भी प्रतिदर्श समष्टि S है, और उसके हमने क्या करे, पहले समझ लो, छोटी सी बात, फिर क्वेश्चंस पे चलने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके हमने 3 हिस्से कर लिए, क्या कर लिए, 3 हिस्से, E1 E2 E3, है ना, E1 E2 E3, तीन हिस्सों में इसको बांट दिया है, या ये कह सकते हैं कि ये असंयुक्त विभाजन है सैंपल स्पेस के। मैंने बहुत डिटेल से समझाया इंट्रोडक्शन के अंदर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई इवेंट हम ए इस तरीके से लेके चलते हैं बच्चों, इवेंट ए हम इस तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है ना, इवेंट ए, कि जब इवेंट ए डिपेंड करती है E1 पे भी, E2 पे भी और E3 पे भी, ठीक है ना, तो इवेंट ए के घटित होने की, घटना ए की घटित होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, उसको हम इस तरीके से निकालते हैं। अब जो हमने पार्टीशन करे हैं E1 E2 E3, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कितने हैं, 2 हिस्सों में भी हो, E1 E2 भी हो सकते हैं, 2 हिस्से भी करे जा सकते हैं, 3 भी, 4 भी, जितने भी क्वेश्चन के अंदर बातचीत होगी उस हिसाब से हम लोग पार्टीशन कर लेंगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो बनेगी बच्चों, वो बनेगी कि सबसे पहले देखेंगे कि घटना E1 के घटित होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी, इनटू घटना ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी जब E हमारे पास में पहले से घटित हो चुकी है, प्लस घटना E2 के घटने की प्रायिकता इनटू घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जब E2 पहले से घटित हो चुकी है, प्लस घटना E3 की घटने की प्रायिकता इनटू घटना ए की प्रायिकता जब E3 पहले ही घटित हो चुकी है। तो आप इस तरीके से, मैं यहां पे नहीं दोबारा इसको समझाऊंगा क्योंकि पूरा बहुत डिटेल से मैंने इसको समझाया है इंट्रोडक्शन के अंदर। इंट्रोडक्शन लेक्चर आपका उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। फिर बेज का प्रमेय था, बेज के प्रमेय में बेसिकली हम क्या करते थे, इसमें हम ये मान के चलते थे कि घटना ए जो है बच्चों, घटना ए पहले से घटित हो चुकी है, पहले से घटित हो चुकी है, हम ये मान के चलते हैं। बस इसके अंदर हमें क्या चेक करना होता था कि जब घटना ए पहले से घटित हो चुकी है, अगर हमें ये चेक करना है कि क्या घटना ए E1 के माध्यम से हुई है, इसकी क्या संभावना है, घटना ए E1 के माध्यम से हुई, इसकी क्या संभावना है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे। इस फॉर्मूले को भी डिटेल से मैंने समझाया था। ऐसे ही अगर ये E2 के माध्यम से चेक करते तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब ए पहले ही हो चुकी है, और यहाँ पर E1 की जगह सिर्फ E2 कंसीडर कर लिया जाता है, बाकी नीचे वाला पोर्शन तो हमेशा ही सेम रहता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब रिजल्ट आपने इंट्रोडक्शन के अंदर सारे के सारे छटनी कर ली होगी, लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में। चलिए अब हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख के आपके सामने लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर काम बहुत कम है बच्चों, लेकिन उसको समझना बहुत कलाकारी वाला काम है। क्वेश्चन अगर आप देखोगे एक्सरसाइज के अंदर इतने बड़े बड़े लिखे हैं, कहानियां पूरी लिख दी है, तो आपको उनके अंदर से बातें करनी है, ठीक है, कि आपको ये टोटल प्रायिकता की प्रमेय लगनी है या ये लगना है। मोस्टली तो ये लगेगी नीचे वाली, मोस्टली क्वेश्चंस में ये लगेगी। मुझे लग रहा पहले ही क्वेश्चन पे सिर्फ ये अप्लाई करूंगा मैं, बाकी तो सब में यही मुझे लग रहा कि लगेगी। एक आध क्वेश्चन कहीं आ गया तो फिर देखा जाएगा, वो तो क्वेश्चन की सेंस से समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो चलो बच्चों बात करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन से हम लोग बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। कलश है हमारे पास में, कोई कर्ण है, कोई कलश है हमारे पास में, जिसके अंदर 5 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। यादृच्छा यानी कि रेंडमली एक गेंद निकाली जाती है, उस कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। बहुत अपने दिमाग के
को शांत रख के समझना है, बहुत हड़बड़ी में एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर ये हड़बड़ी में एक्सरसाइज करोगे तो 5 नंबर के क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। तो हड़बड़ी में नहीं करनी है, बहुत समझ के करना है। और ये मान के चलिए रिपीट ही होते हैं क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन है जो कि मैं फाइनल टच में आपको दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के लिहाज से जो इस चैप्टर का फाइनल टच आएगा, यानी कि जो सटीक प्रश्न मैं आपको दूंगा जब रिवीजन में कराऊंगा ना भी आपको इस सिलेबस खत्म करने के बाद में, तो ये मान के चलिएगा उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिहाज से अभी तो आपको सीखना ही पड़ेगा ना। उन 2-4 क्वेश्चंस को भी आप तभी कर पाओगे जब आपको मेथड क्लियर होगा, ठीक है ना। तो बच्चों एक गेंद यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट कर लिया जाता है। नोट करने का मतलब 2 केस होंगे, या तो गेंद रेड निकलेगी या फिर ब्लैक निकलेगी, या तो लाल होगी गेंद या फिर आपके सामने बच्चों ब्लैक गेंद निकलेगी। उसके बाद क्या कह रहा है, नोट करने के बाद हमें क्या कहा, पुनः कलश में रख दी जाती है, मतलब वो गेंद वापस उसी कलश में रख दी जाती है। फिर क्या कह रहा है, पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। यानी कि जो गेंद निकलेगी, अगर हमारे पास में लाल रंग की गेंद निकली है तो वो गेंद तो रखेंगे ही रखेंगे जो गेंद हमने निकाली है उस कलश के अंदर, उसके अतिरिक्त 2 गेंदें और उसी कलर की उसमें डाल दी जाएंगी। अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। उसके बाद कहा गया है तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। ये तो हमारी घटना की इवेंट यानी कि जो है वो ए बनेगी। अभी देखता हूं, तो दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या है, दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता बच्चों क्या है वो देखनी है। देखो समझो क्वेश्चन पहले। मैंने मान लिया कि ये कलश है आपका, ये कलश है। कलश ऐसा नहीं होता है वैसे, कलश कुछ इस तरीके से होगा, है ना, ऐसा कलश होगा, ठीक है। इस कलश के अंदर बच्चों कहा गया है 5 रेड बॉल्स हैं, बहुत ध्यान से समझना है। 5 रेड बॉल्स हैं और बच्चों 5 जो है ब्लैक हैं, 5 जो है ब्लैक हैं। अब यहां से 2 कंडीशन आपके सामने देखने को मिलती हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इजीली आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन को हम सीधा फॉर्मूले बेस पे बना के छोड़ देंगे। जब हम इसमें से रैंडमली एक गेंद निकालते हैं, है ना, एक गेंद निकालते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, वो गेंद जो गेंद है आपके पास में, वो एक गेंद हमारी कौन सी, वो रेड भी हो सकती है और वो बच्चों ब्लैक भी हो सकती है। क्लियर है आप लोगों को कि हमारे पास में 1 बॉल जो है, 1 रेड बॉल भी निकल सकती है या 1 ब्लैक बॉल भी निकल सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज है आपके सामने। इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना, इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। पहला स्टेप मैं समझा रहा हूं सिर्फ आप लोगों को कि जो उसने कहा है कि एक गेंद निकाली जाती है ना, उसके बाद उसका रंग नोट करना है। अब क्योंकि संभावनाएं 2 बन रही है ना बच्चों हमारे पास, जब इस कलश में से 2 गेंदें निकलेंगी तो भैया वो रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। चलिए ठीक है, उसके बाद अब यहां तक हम पहुंच गए। अगर पुनः कलश में निकालने के नोट करने के बाद अगर रेड निकली है तो रेड बॉल जो निकलेगी वो फिर वापस इसी में रख देनी है, यानी कि 5 हो जाएंगी। लेकिन मेरे भाई पुनः निकाले गए रंग की 2 गेंदें, अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। तो अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, इस कलश का छोटा सा फोटोकॉपी यहां लगा दूं, इस कलश की छोटी सी फोटोकॉपी यहां लगा दूं, तो अगर रेड बॉल निकली थी तो हमें यह कहा गया है 5 गेंदों तो ऑलरेडी हो ही जाएंगे, क्योंकि जो गेंद निकाली वो तो उसमें रखनी ही रखनी है, लेकिन उसके अलावा 2 अतिरिक्त गेंदें और रखनी है। तो बच्चों रेड बॉल कितनी हो जाएंगी, 7 रेड बॉल्स हो जाएंगी और 5 ब्लैक बॉल्स ही रहेंगी इस वाले केस में। जब हमारी पहली बॉल लाल निकलती है बच्चों, तो इस वाले केस के अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है, रेड बॉल्स हो जाएंगी टोटल 7 और ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी हमारे पास में 5। क्लियर है आप लोगों को। ये बी जो है ब्लू को नहीं ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा, क्योंकि ब्लैक की बात हो रखी है ना। नीचे वाले केस में आ जाओ बच्चों, अगर सपोज कर लो ब्लैक बॉल निकलती है तो ब्लैक बॉल हमारे पास 5 थी, क्लियर है, लेकिन ब्लैक बॉल निकलने पे क्या होगा, है ना, हमें 2 ब्लैक बॉल इसमें डालनी पड़ेगी कलश में, तो रेड बॉल तो 5 ही रहेंगी, रेड बॉल तो 5 ही रहेंगी बच्चों, लेकिन ब्लैक बॉल्स जो है वो 7 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी हमारे पास में, यानी कि काली गेंदें कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। तो कुछ ये कहना चाहता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। उसके बाद क्या कह रहा है वो, कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। ये कंफर्म है कि कलश में से एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है ना, ये तो कंफर्म है कि कलश में से एक गेंद बच्चों निकाली जाती है।
दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या है? तो हम लोग जब दूसरी गेंद निकालेंगे तो इस कलश में से निकालेंगे ना, यहीं से तो हम दूसरी गेंद निकालेंगे, क्या नहीं निकालेंगे बच्चों? दूसरी गेंद तो यहीं से निकलेगी ना, या तो यहां से निकलेगी दूसरी गेंद, है ना, या यहां से निकलेगी। अगर यहां से निकलेगी, और चूंकि दूसरी गेंद कैसी होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए, तो इसमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है बच्चों? इस वाले कलश में से लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है बच्चों? 7/, क्योंकि टोटल बॉल्स हमारे पास में 12 है, 7/12, ठीक है ना। दूसरी लाल गेंद होने की प्रायिकता ये क्या है हमारे पास में? दूसरी लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी आपके पास में 7/12। क्लियर है? यहां पर भी सेम इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ऐसे ही बात करेंगे कि यहां पे भी इस केस में हम लोग बात करेंगे दूसरी लाल गेंद होने की जो प्रायिकता होगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? 5/12, क्योंकि 5 लाल गेंद है ना, 5 है तो 5 ऊपर आ जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स नीचे आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर ने 2 फॉर्मूले लिख दिए हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा इस्तेमाल करना है। तो हम लोग एक कुछ इवेंट डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इवेंट परिभाषित करते हैं, इवेंट घटनाएं परिभाषित करते हैं। मान लो कि इवेंट जो घटना है बच्चों, वो पहली बॉल जब हम निकाल रहे हैं तब की है, पहली गेंद, ठीक है ना। पहली गेंद जो है लाल होने की, है ना, पहली गेंद लाल होना, ये हमारी इवन हो गई। इवन का मतलब जब हमने पहली गेंद निकाली तो ये घटना जो है वो इवन है, तो हम लोग इस घटना को क्या कह देंगे बच्चों? इवन कह देंगे। ये इवन घटना है, ठीक है। और E2 घटना को मैं कह रहा हूं बच्चों आपके सामने कि जो पहली गेंद हम निकाल रहे हैं अगर वो काली हो जाती है तो हम कहते हैं ये दूसरी घटना है। ये अगर हमारी काली गेंद निकल, काली होना, ये क्या है? दूसरी घटना है। यानी कि हमारे पास में ये जो इवेंट है यहाँ पर जब हमने गेंद निकाली तो इसको बच्चों E2 कह देंगे हम लोग। क्लियर है आप लोगों को? इसको E2 कह देंगे। अब ध्यान रहे, ए हमें निकालना है, इवेंट ए हमें निकालना है। यहां लिख देंगे माना, हमने ये मान लिया इस तरीके से, ऐसे नीचे की तरफ। तो ए क्या होगा? ए जो हमें क्या करना है, हमें तो जो दूसरी गेंद निकालनी है ये है दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो हम बच्चों करेंगे दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल होना, ठीक है। तो मेरे भाई सीधी सीधी बात है, इसमें टोटल प्रायिकता वाला प्रमेय लगने वाला है कि ए दूसरी गेंद लाल निकलने की संभावना 2 तरीके से है, इवन या तो इवन के थ्रू हो जाए या E2 के थ्रू हो जाए। मतलब जो सैंपल स्पेस हमारी बनेगी बच्चों, उसके 2 पार्टीशन बनेंगे आपके पास में, E1 और E2, है ना। और जो हमारे पास घटना ए है वो दोनों से हो रही है। तो अब सिर्फ ये देखना है हमें कि इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस ए की, ई की टोटल प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास में, सिर्फ 2 पार्टीशन कर रहे हैं तो तीसरा वाला हिस्सा काम में नहीं आएगा। P A even ये निकालना है। अब इसको समझ लो ये क्या क्या है, इसको समझ लो ये क्या क्या है। ध्यान से सुनो। मैं सबसे पहले आपको यहां डिफाइन कर लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बता देता हूं क्या है। इवन क्या है? पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या है बच्चों? पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या है? जब हम पहली गेंद इस कलश से निकालेंगे, ये कलश जो हमारा दे रखा है, तो बच्चों पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या है? लाल कितनी गेंदें हैं? 5 है। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? 10 है। तो बच्चों ये 1/2 हो जाएगा। भाई पहली गेंद, ये इवन इवेंट डिफाइन करी ना मैंने, आपको दिख रहा है ना, दिख रहा? क्या कैमरे की क्वालिटी मैंने सही कर रखी, नहीं सर कर रखी इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए? बिल्कुल सही है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। थोड़ा अच्छी क्वालिटी में देख लेना बच्चों, ठीक है। आपके सामने थोड़ा सा फोकस और बढ़ा देते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी? घटना E2 क्या है? पहली गेंद काली होने की प्रोबेबिलिटी है ना।
तो अगर हम लोग इस कलश से काली गेंद निकालते हैं बच्चों, तो काली गेंद भी 5 है, टोटल बॉल 10 है, तो 1/2 इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब घटना इवन घटित होती है, ये रखिए देखो, दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता कि ये किसके थ्रू हो रही है, इवन के थ्रू। तो ये जो चीज लिखी है, ये गेंद लाल होने की प्रायिकता जब घटना इवन घटित हो रही है, वो 7/12 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर। दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता इस केस में, यानी कि जब E2 के केस में है। किस केस में बच्चों, E2 है ना। ये घटना कौन सी है, ये घटना E1 है बच्चों, और ये घटना हमारी कौन सी है, ये घटना E2 है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है, नहीं E2 यानी कि आपके पास में गेंद का लाल होना जब E2 घटित हो चुकी है, तो वो होगी 5/12। तो बच्चों हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो यहां पे चाहे तो लिख लो एक बार, वो चित्र तो बना ही लिया है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है बच्चों, वो हो जाएगी 5/12। तो हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। और उसके लिए फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि दो ही पार्टीशन है E1 E2, तो ये फॉर्मूला इतना ही इस्तेमाल होगा। तो बच्चों आपके पास सारी वैल्यूज हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय आपके सामने 7/12 प्लस 1/2 इंटू, ठीक है ना, 5/12, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, 7 + 5/24 यानी कि बच्चों आ जाएगा 7 और 5 12, 7 और 5 आ जाएगा 12, 12/24 दैट इज 1/2। टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। तो एक बार हम लोग बच्चों आंसर शीट में चलेंगे, एक बार हम लोग बच्चों आंसर शीट में देखेंगे कि क्या हम लोग जो काम इतना बड़े गर्व के साथ कर रहे हैं, क्या ये काम ठीक है या नहीं है। कहाँ भागी हमारी आंसर शीट, कम ऑन। पहले क्वेश्चन का आंसर 1/2 है। तो बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको जरा नोट करें बच्चों, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे आपके सामने आता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके आपको समझाऊंगा ना मैं फिर। ओके चलिए बच्चों, अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के दूसरे सवाल की। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी करा था। तो ये कह रहा है कि हमारे सामने हल देखते हैं, इसका क्या कहना चाह रहा है। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। तो एक थैला हम लोग कंसीडर, ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए, ये थैला मैंने बना लिया है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये एक थैला है, ये थैला फर्स्ट हमने कह दिया है ना। और इसमें 4 रेड बॉल्स हैं बच्चों, और 4 ही हमारे पास ब्लैक है ना, ब्लैक बॉल्स हैं। 4 लाल 4 काली, और एक अन्य थैला और है, यानी कि एक थैला बच्चों और है हमारे पास, और जिसमें 2 लाल हैं और 6 काली हैं, 2 रेड हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। दोनों थैलों में से एक को चुना जाता है। इन दोनों में से ये जो 2 थैले हैं, इसमें से या तो ये थैला चुना जाएगा, या फिर ये थैला चुना जाएगा। जो भी थैला चुना गया उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है ना, और निकाली जाती है जो कि लाल है। गेंद पहले ही बता दी गई है, यानी कि घटना हमें बता दी गई है कि गेंद लाल है, तो इसका मतलब ये ए बन गई। इसमें ये, इसका मतलब ये बैज वाली पर में लगेगी, क्योंकि ए जो है, ए इवेंट क्या होती है, ए जो हमें ज्ञात हो, है ना, ज्ञात घटना, है ना, जो पहले से हो चुकी है। देखो उसने कहा है ना कि जो लाल है, लाल होना मतलब उसने डिसाइड कर दिया कि लाल आपके सामने गेंद है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब हमें देखना है कि ये जो ज्ञात घटना है ये किसके माध्यम से हुई है, इस पहले थैले के माध्यम से हुई है या दूसरे थैले के माध्यम से हुई है। तो बहुत इजीली हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। इवन घटना कह लो, इवन घटना जो है, इवन घटना का मतलब हो गया कि पहले थैले का चयन, पहले थैले का चयन, बिल्कुल ठीक बात है। इवन क्या होगा बच्चों, पहले थैले का चयन। और E2 में कह देता हूं कि सर ये है दूसरे थैले का चयन, है ना। 2 थैलों में से 2, एक थैला लेना ना, एक थैला, सॉरी 6 ना कह रहा हूं मैं,
अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यानी कि पहले थैले को चुनने की कितनी प्रोबेबिलिटी है सर, 2 थैले हैं, टोटल थैले कितने हैं, 2 हैं, उनमें से एक को चुनना है, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी बनेगी बच्चों, भाई 2 थैले हैं, एक को है चेंज करना, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी 1/2 1/2। क्लियर है आप लोगों के सामने ये बात। अब ये जो इवेंट है बेसिकली वो क्या है, वो ये है, निकाली गई गेंद, एक गेंद है ना, निकाली गई गेंद का लाल होना, ये हमारी हमने इवेंट ए डिफाइन कर ली है ना। हमने कहा ना उसने ये घटना, निकाली गेंद जो हमारे पास में जो ये है, ये पहले से ज्ञात है हम लोगों को, तो इसको हम लोग ए कह देंगे। अब ये देखना है आपके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन कितनी होगी। जब पहले थैले से हम लोग गेंद निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, पहले थैले से निकाली गई गेंद की है ना, पहले थैले से, ये पहले थैले की घटना क्या है हमारे पास में, ये इवन क्या है, पहला थैला, पहले थैले से निकाली गई गेंद लाल हो, उसकी क्या प्रायिकता है, इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब क्या है कि पहले थैले से, ऐसे लिख सकते हैं, पहले थैले से निकाली गेंद के लाल होने की बच्चों क्या प्रायिकता, उसको डिसाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E1 से। और आप इसकी वैल्यू आप सीधी बात देख लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो होगी, E1 जो होगी, देखो इसमें रेड बॉल कितनी है बच्चों, 4 है, तो 4 रेड बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी है, 8 है, तो आपको समझ में आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये क्लियर है। अब इसी प्रकार अगर हम लोग देखें, इसी प्रकार करके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब दूसरे थैले से निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, दूसरे थैले से निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों, दूसरे थैले में देखो कितनी लाल बॉल हैं बच्चों, 2 हैं, टोटल बॉल कितनी है, 8 है, तो 1/4 हमारा ये आ जाएगा। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली हम लोगों को निकालना क्या है, हमें निकालना है कि पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जब ए पहले से हो चुकी है ना, कि पहले थैले से, यानी कि जो लाल गेंद निकली है वो पहले थैले से निकले, इवन घटना जो है वो पहले थैले को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। तो सीधी बात ये हुई हमारे पास में, हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इन सब के मान हमने अभी निकाल लिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इन सब के मान बच्चों हम निकाल चुके हैं। तो आपको E1 का मान, P1 का मान 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाली वैल्यू भी 1/2 है, बटे इसकी वैल्यू 1/2 इंटू इसकी वैल्यू भी 1/2 है, प्लस Pe2 कितना है बच्चों, 1/4, Pe2 कितना है बच्चों, 1/4, अरे रुको, Pe2 1/2 इंटू एंड PaE2 कितना है बच्चों, 1/4, इसको सॉल्व कर लो, 1/4 अपॉन आ जाएगा सर, 1/4 प्लस 1/8, दिस इंप्लाइज 1/4, इसका एलसीएम आ जाएगा सर 8, और यहाँ पे 2, 2 और 1 3 है ना, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे 2 2 8, और ये आ जाएगा सर 2/3। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लाल गेंद पहले थैले से निकल रही है, इसकी संभावना है 2/3। तो आंसर सीट पे भी नज़र रखें बच्चों, बना करके आंसर सीट पे भी अच्छे से नज़र बना करके रख लें आप लोग, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने आता हूँ तीसरा क्वेश्चन लेकर के बेसिकली, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं इस एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन की बच्चों। बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए
कह रहा है कि यह ज्ञात है कि, बहुत अच्छा सवाल है, यह ज्ञात है कि महाविद्यालय किसी यूनिवर्सिटी के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं, ठीक है। और सीधी बात है, जब 60% छात्रावास में रह रहे तो 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। तो बात अगर ये ना भी लिखता तब भी हमें पता हो जाता कि 40%, 100 में से 60 छात्रावास में और 40 छात्रावास में नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, घर रहते हैं या कमरा लेके रहते हैं, आई डोंट नो। अब उसने कहा कि पूर्ववर्ती वर्ष यानी कि पिछले साल परिणाम से सूचित करते हैं, जो रिजल्ट आया पिछले साल जो ये सूचित करता है कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वालों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त किया। समझ में आई बात आप लोगों को? दो चीजें हो रही हैं हमारे पास में, कुछ बच्चे हैं जो छात्रावास में रहते हैं, यानी कि एक सैंपल स्पेस अगर तैयार की जाए इस तरीके से, इसको पार्टीशन कर लिया, ये तो छात्रावास वाले छात्र हैं, छात्रावास वाले इधर की तरफ आ जाएंगे और छात्रावास नहीं वाले इधर आ जाएंगे, छात्रावास वाले नहीं वाले इधर आ जाएंगे। एक घटना ए घटित हुई है इसके बीच में, कौन से वाली? देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो घटना घटित हो चुकी होगी वो ए होगी एक्चुअली। आगे पढ़ लेते हैं पहले कि छात्रावास में रहने वाले 30% ए ग्रेड ला रहे, छात्रावास में नहीं रहने वाले 20% छात्र ए ग्रेड लाते हैं। इतनी बात यहां तक हमने समझ ली है। वर्ष के अंत में एक छात्र को यादृच्छा यानी कि अचानक से चुना गया, रेंडमली चुना गया, तो उसे ए ग्रेड मिला है। ये वो घटना है, घटना जो हमारी है वो ए ग्रेड मिलने की। ए ग्रेड मिला तो वो ए ग्रेड छात्रावास वाले छात्रों को भी मिल सकता है या बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों इधर वाले हिस्से में से भी, छात्रावास नहीं वाले छात्रों में से भी मिल सकता है। क्लियर है ना भाई? आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये घटना हमारी है ए ग्रेड मिलने वाली घटना, जो कि प्रभावित हो रही है छात्रावास में रहने वाले कुछ बच्चे। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे आपके सामने हैं, ये वाले ऐसे, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, तो ये बच्चे तो वो हैं जो छात्रावास में रहते हैं, ये वो बच्चे हैं जो छात्रावास में नहीं रहते हैं। जब ए ग्रेड मिलने की घटना है, ये वाली ए ग्रेड मिलने की घटना है, तो ए ग्रेड हमें ये संभावना निकालनी है कि जो ए ग्रेड निकला है बच्चों, वो कहां से मिला है? छात्रावास वाले बच्चे का निकला है। क्वेश्चन की थीम को बहुत जरूरी है समझना। अब बहुत आसानी से मुझे तो क्लियर हो गया। और ध्यान से देखो, हम कुछ इवेंट डिफाइन कर लेते हैं कि मान के चलो कि इवन जो घटना है वो है कि छात्रों का छात्रावास में रहना है ना, छात्रों का छात्रावास में रहना रिप्रेजेंट करता है। E2 जो घटना है बच्चों, उसका मतलब है कि छात्रों का छात्रावास में न रहना। दो ही केस हैं इसके अंदर, है ना? तो आप यहां देखो, ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालेंगे, यानी कि कितने बच्चे छात्रावास में रहते हैं, कहा है 60% बच्चों। 60% का मतलब हो जाएगा आपका 60/100, है ना, आपके सामने। तो 60% का मतलब आप देखोगे तो 20 या 60 और 20×5 100, है ना, तो 3/5 ये वैल्यू आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो आ गई हमारी वो ये आ गई। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहे तो यहीं से निकाल लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन करके, है ना, या अलग से भी निकाल सकते हैं। उसने 40% कहा है तो 40%, तो आपके पास में आ जाएगा 40/100 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, 20 दूनी 40 और 20×5 100, है ना, 2/5। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है ना। अब इवेंट ए क्या है? बेसिकली जो घटना घटित हुई है वो कौन सी है जो हो चुकी है? वो घटना है कि चुना गया छात्र जो है ए ग्रेड मिलना, छात्र को ए ग्रेड मिलना। ए क्या है? छात्र को ए ग्रेड मिलना जो है वो ए घटना है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चुने गए छात्र को ए ग्रेड मिलने की प्रायिकता
यदि वह छात्र, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि ये घटना तो घटित हो चुकी है ना ए ग्रेड मिलने की, तो ठीक है ना। तो ए ग्रेड प्राप्त छात्र का छात्रावास में रहने की प्रायिकता, उसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, जब हमारे पास में इवन। क्लियर है आप लोगों को? या मैं उल्टा लिख रहा हूं भाई? मैं उल्टा लिख रहा हूं क्या? मैं बिल्कुल उल्टा लिख रहा हूं, क्योंकि घटना ए इस समय, तो जब हम लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे उससे पहले तो हम लोग यहां पर बच्चों मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं, कंफ्यूज नहीं हुआ हूं, लिखने का थोड़ा सा जल्दबाजी में ऐसा हुआ है। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इसको आप समझे जरा। यानी कि जिस छात्र को जो ए ग्रेड मिला है बच्चों, है ना, ए ग्रेड मिला है, वो कहां से हो? इवन का मतलब वो छात्रावास में रहता हो। तो उसकी क्या संभावना है? उसने दिया है, देखो यहाँ छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 20%, 30%, ये 30% दिया है। 30% का मतलब बच्चों 30/100, यानी कि 3/10। अब कहो सर जी आप तो कल्टी मार गए, इसकी लैंग्वेज नहीं लिखी, तो मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। छात्रावास में रहने वाले छात्र की, ये लिखा तो उसने खुद ही, छात्रावास में रहने वाले छात्र की, है ना, छात्र को ए ग्रेड मिलने की प्रायिकता, उसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन कह रहे हैं, ठीक है ना। अब समझ में आ गया ना? ये लाइन चाहे तो यहां से कॉपी करके, ये वैसे लाइन जो है ये ऊपर आनी चाहिए थी, ये नीचे आना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम लोग जो दूसरी बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2, यानी कि छात्र का ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता, जब वो E2 का मतलब जब वो छात्रावास में नहीं रहता है। उसने खुद ही कहा है सर ऐसे हैं 20%, ऐसे कितने हैं बच्चों हमारे पास में? 20%। तो 20% मतलब 20/100, दैट इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। अब आपके सामने सारी वैल्यू आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ छात्रावास में रहने की निकालनी है ना, देखो छात्रावास में रहने के वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए निकालना है, फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2। क्लियर है आप लोगों को? और मैंने आपके सामने सारी बातें बता दी। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता, देखो ना सब लिखी है, ये लिखी है देखो, PE1 ये रखा है, PE2 बच्चों ये रखा है, फिर P ऑफ AE1 हमारे पास में 3/10 है, PAE2 हमारे पास में 1/5 है। सिर्फ इसमें रखना है और कैलकुलेट करना है, ट्राई कर लेना है, कैलकुलेशन के बाद आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर ऐसे, तो इसलिए थोड़ा सा तेजी से निपटाएंगे। चलिए बच्चों अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन की, और ये भी बहुत अच्छा चंगा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में, है ना, बहुविकल्पीय जानते हैं जिसमें 4 विकल्प होते हैं, है ना, विकल्प देने में उत्तर देने में विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान मतलब तुक्का लगाता है। क्लियर है इस बात को? भाई यही होता है भाई, क्वेश्चन आपके सामने बहुविकल्पीय आएगा तो 2 ही तरीके, या तो आप उसका उत्तर जानते होंगे या फिर तुक्का लगाएंगे। तो यही 2 बातें हुई हैं। तो उसने कहा है कि प्रश्न का उत्तर जानता है कोई छात्र या फिर अनुमान लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की जो प्रायिकता है बच्चों वो 3/4 है कि वो जानता है ना, और अनुमान लगाने की जो प्रायिकता है बच्चों वो है 1/4, तुक्का मारने की प्रायिकता इतनी है। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान सही उत्तर देने की प्रायिकता इतनी है, सही उत्तर देने की प्रायिकता इतनी है, ठीक है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, और यदि वह
यह ज्ञात हो कि प्रश्न का यह ज्ञात है कि सही उत्तर दिया है। मतलब आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इवेंट कैसे डिफाइन करेंगे इसके अंदर, अगर हमें बेज की थ्योरम लगानी है तो उसमें सीधी सीधी बात दिख रही है कि जब मैं इसको हल करूंगा, सीधी सीधी बात दिख रही है, इवन एक इवेंट डिफाइन करेंगे हम लोग, वो ये होगी कि विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न के उत्तर जानने वाली जो स्थिति है ना, प्रश्न का उत्तर जानना, ये पहली घटना है बेटू, ठीक है बच्चों। E2 को हम लोग कह लेंगे, है ना, अनुमान लगाना, ये हम कह लेते हैं कि वो अनुमान लगा रहा है, अनुमान लगाना, ये हमारी दूसरी घटना है बच्चों। और ए जो है, ए घटना जो होती है जो पहले से घटित हो चुकी है, और वो कौन सी है बच्चों, देखो, मान ले कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान पर सही उत्तर देने की, ये तो बात अलग होगी। यह इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है, नीचे वाला लाइन देखो, यदि यह ज्ञात है, ये हमें पहले से घटित हो चुकी है, यदि यह ज्ञात का मतलब पहले से घटित हो चुकी है, तो इवेंट ये हमारी बनेगी, ये सही उत्तर दिया, है ना, उत्तर का सही होना, उत्तर का सही होना, ये हमारी घटना हो गई ये वाली। अब मेरे भाई बात सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यानी कि प्रश्न को जानने की कितनी प्रायिकता है, देखो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है, तो जानने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है, तो ये तो 3/4 आ जाएगी बच्चों, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब है वो तुक्का मार रहा है, अनुमान लगा रहा है, अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है बच्चों, देखो ध्यान से, 1/4 है, तो 1/4 उसके अनुमान लगाने की प्रायिकता है। अब हम लोगों को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन चाहिए, ताकि हम लोग बेस की थ्योरम लगा लें। इसका मतलब क्या है, उत्तर सही होने की प्रायिकता जब वह प्रश्न का उत्तर जानता है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। इसका मतलब क्या है, प्रश्न का उत्तर सही होने की प्रायिकता, सही होने की प्रायिकता, ठीक है ना, जब कि वह उत्तर जानता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन। आप इसको बहुत फील करके समझो ना भाई। ए घटना क्या है, ए घटना का मतलब है कि उत्तर का सही होना है ना, तो प्रश्न का उत्तर सही होने की प्रायिकता देखनी है, जब इवन का मतलब है जब प्रश्न का उत्तर वो जानता हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन बेसिकली होगी क्या, उसने खुद ही दिया है कि देखो ध्यान से सुनो कि किसी छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। अच्छा, ये नहीं दी गई है हमें, है ना, ये तो तब है जब उत्तर जानता है, तुक्के वाली दे रखी है। तुक्के वाली का मतलब है कि प्रश्न का उत्तर सही होने की प्रायिकता, ये लाइन पूरी लिखूंगा, जबकि वह उत्तर का अनुमान लगाता है। क्या लगाता है बच्चों, अनुमान लगाता है, तो उसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2, है ना, उत्तर के सही होने की प्रायिकता जब वह अनुमान लगाता है, क्योंकि E2 क्या है, अनुमान लगाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 कितनी दी गई है, उसने दी है ए E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 दी गई है, वो कितनी दी गई है, 1/4 दी गई है। अब बात हो गई कि सर इस सेंटेंस को फिल करो जरा, प्रश्न का सही उत्तर होना जब प्रायिकता जब उत्तर जानता है। अरे मेरे भाई, जब कोई आदमी उत्तर को जानेगा तो वो सही लगाएगा, वो घटना तो 100% घटित होगी। आपके सामने कोई प्रश्न आ जाए, उसका उत्तर आप जानते हो, तो आप सही उत्तर लगाओगे ना, तो उसकी प्रायिकता कितनी है, 1 प्रायिकता होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। क्लियर है आप लोगों को, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको यहां से निकालना क्या है, इस बात की क्या प्रायिकता कि छात्र का उत्तर सही है, जानता है, यदि यह अच्छा जानता है ना,
जानने वाली घटना कौन सी है बच्चों? E1। तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1A, है ना, यानी कि वो उत्तर सही उत्तर होने की प्रायिकता जब वह उत्तर जानता है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला भी हमने बेस की थ्योरम से लिखवाया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 प्लस, और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2। क्लियर है आप लोगों को? तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको मैंने सारा मटेरियल दे दिया है। PE1 ये है, PE2 ये है, PAE1 ये है, PAE2 ये है। तो सिर्फ इसको कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन का काम आपको करना पड़ेगा बिकॉज आप 12th क्लास में हो बच्चों। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें और कैलकुलेशन करें, इसकी आंसर मैच करेंगे पीछे 100% आएगा आंसर। तो आप लोग जरा ध्यान से इसको नोट करो। मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 5वें क्वेश्चन की। और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्पल था आपके सामने। एग्जाम्पल वो मैंने बिना लिखे कर दिया था, है ना। HIV एड्स वाला एक एग्जाम्पल था ना, तो इसी तरीके का एग्जाम्पल था। तो वहां पे मैंने इसको थोड़ा जल्दबाजी में किया था, लेकिन इस क्वेश्चन को ढंग से समझे और वो एग्जाम्पल भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए, मतलब कोई बीमारी है उसके इलाज के लिए रक्त की जांच 90% असरदार है, 90% एक्यूरेट रिजल्ट देती है, सही रिजल्ट देती है। मतलब आप किसी भी व्यक्ति ने अपने खून की जांच कराई, ठीक है ना, किसी लैब के अंदर, तो 2 केस हैं। देखो, वो लैब के अंदर गए, लैब के अंदर जाने वाले 2 व्यक्ति होंगे, सही बात मायने में 2 व्यक्ति के जाने की संभावना होती है। अब मैं क्लियर करूंगा। जब वास्तव में वह रोगी है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मान के चलो टेस्ट कराने एक रोगी व्यक्ति जाता है, रोगी व्यक्ति जाता है, रोगी व्यक्ति जा रहा है, ठीक है ना, तो उसकी जो रिपोर्ट है, भाई वो रोगी तो है ही, तो वो क्या करेगा, वो बता देगा कि हाँ ये जांच में पाया गया कि ये रोगी है। तो 90% बताता है इस केस में कि वो रोगी है, रोगी है। लेकिन अगर कोई कुछ स्वस्थ आदमी, देखो आगे सुनो, ठीक है आगे चलो, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति चला गया जांच कराने, स्वस्थ व्यक्ति चला गया जांच कराने, तो लैब वाले इसमें जो गलती की संभावना कितनी है, 0.5%। देखो उसने कहा है कि 0.5%, 0.5%। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये रोगी के लिए बात कर रहा हूं। 0.5% रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। मतलब ये स्वस्थ व्यक्ति था लेकिन इसको भी उसने बीमार करार दे दिया है, यानी कि व्यक्ति को रोगग्रस्त बतलाता है। यानी कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति जा रहा है और उसकी रिपोर्ट हम लोग इस लेबोरेटरी से देखते हैं, तो 0.5% चांस है कि वो उसको भी रोगी दिखा दे। बात समझ रही है? अब ध्यान से देखो, यदि किसी जन समुदाय के 0.1% लोग रोग से ग्रस्त हैं, कितने प्रतिशत लोग बीमारी से पीड़ित हैं बच्चों? 0.1। किसी भी जनसंख्या के, कितनी भी जनसंख्या हो सकती है, इस समय कोई लेना देना नहीं है, उसके इतने प्रतिशत लोग जो है रोग से ग्रस्त हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि यदृच्छा व्यक्ति, है ना, यदृच्छा चुना गया व्यक्ति, एक हमने व्यक्ति चुना व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि वह उसे रोग है। क्लियर है आप लोगों को? अभी शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, जब मैं इसकी इवेंट डिफाइन करूंगा ना, घटनाएं डिफाइन करूंगा और फॉर्मूले के लिए तैयार करूंगा आपको, तो ये थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं इसको हल करते समय कुछ इवेंट डिफाइन कर रहा हूं और वो इवेंट इसी में से आएंगे। जो इवन इवेंट होगी बच्चों, इवन इवेंट होगी, मैं मान लेता हूं किताब जरा उठा लूं मैं, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि इवेंट जो है वो बताता है व्यक्ति का रोगी होना। पहली घटना होगी कि व्यक्ति का रोगी होना, ठीक है बच्चों, ये हमारी इवेंट पहले वाली है। और E2 इवेंट में कहता हूं कि दूसरे टाइप का तो व्यक्ति जा रहा ना लेबोरेटरी में, कौन सा लैब में, जो स्वस्थ व्यक्ति है, व्यक्ति का
स्वस्थ होना। अब आपको समझ में आएगा, ये दो घटनाएं मैंने डिफाइन कर ली क्योंकि दो बातें हो रखी है ना, देखो उसमें ध्यान से सुनो, है ना। या तो रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, या फिर देखो स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। यानी कि उसमें हमारे पास में दो घटनाएं बन रही है, दो लोग लेबोरेटरी में जा रहे हैं, पैथोलॉजी में जा रहे हैं, रोगी भी जा रहे हैं और स्वस्थ व्यक्ति भी जा रहे हैं। तो पहली घटना मैंने कही कि रोगी व्यक्ति का होना और दूसरी मैंने स्वस्थ व्यक्ति का होना। अब बच्चों मैं डिफाइन करता हूं आपके सामने जो हमें निकालना है, ठीक है ना, जो हमें निकालना है वो इवेंट ए डिफाइन करता हूं जिससे हमें क्लियरिटी आएगी सारी बातों की, ठीक है ना। जांच के अनुसार ठीक है बच्चों, जांच के अनुसार व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बताना, यानी आपके सामने, एक मिनट, ठीक है ना। तो जांच के अनुसार, इसको अंग्रेजी में पॉजिटिव भी लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव आने का मतलब वो रोगी है। पॉजिटिव जब आता है केस तो कहते हैं रोगी है, नेगेटिव आता है तो रोगी नहीं है। तो जांच के अनुसार हमने कहा कि रोगग्रस्त होना, है ना, क्या हुआ, जांच के अनुसार रोगग्रस्त होना, यानी कि इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव होना बच्चों, ठीक है, पॉजिटिव होना। बात पॉजिटिव होगा जब भी तो रोग ग्रस्त होगा। अच्छा, हम जांच के अनुसार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जांच हमारी दो बात कर रही है कि वो गलत भी आ रही है, सही भी आ रही है। तो जांच के अनुसार हमने बात की क्योंकि देखो इसमें सीधी सी बात है, रक्त की जांच में, है ना, ये बताया गया वो रोगी है, तो ये वाली इवेंट जो है हमें पहले से पता है, इसको हम ए कह देंगे इधर वाले को। अब ध्यान से सुनो, अब आपको सब पता चल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालिए। व्यक्ति का रोगी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो ध्यान से सुनो। उसने कहा है, यहां से आजा, क्वेश्चन को पकड़ो, यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग रोगी हैं, ये प्रोबेबिलिटी है रोगी होने की 0.1%, ध्यान रहेगा आपको, 0.1%, ठीक है ना। 0.1% रोगी होने का मतलब बच्चों क्या है कि 0.1/100, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू, डेसिमल हटाएंगे या फिर ये लिख लेंगे आप, सीधी बात है, 0.001, ठीक है ना, 0.001 आ जाएगा आपके सामने। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब है व्यक्ति का स्वस्थ होना। भैया जो रोगी हैं, अगर हम लोग क्या करें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लें, यानी कि बीमारों की प्रायिकता को 1 में से माइनस कर लें, है ना, आपके सामने, तो वही आ जाएगा 1 माइनस 0.001, दैट इज इक्वल टू 0.999 समथिंग आएगा। आप लोग इतना जान लें इसमें, ठीक है। अब चूंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों, है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन चाहिए। यहीं पे लिख लेता हूं, तो फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन। इसका मतलब क्या है कि जांच के अनुसार रोगी रोगग्रस्त होने की कितनी संभावना है अगर व्यक्ति रोगी है, और वो दे रखा उसने 99%, चेक कर लो, वो दे रखा उसने 99%। कहा ना कि अगर रोगी है, उसको वो मर्ज है, वो उसको बीमारी है, तो रिपोर्ट 99% सही असरदार होगी, यानी कि वो सही रिपोर्ट देगा। असरदार का मतलब क्या होता है, सही रिपोर्ट देगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, इसका मतलब है एक घटना है जांच के अनुसार रोगग्रस्त होना, तो रोगग्रस्त होने की संभावना कितनी है अगर E1 का मतलब अगर व्यक्ति रोगी है। तो आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, जांच के अनुसार रोगग्रस्त होना यदि हमें पहले से ही पता है व्यक्ति रोगी है, यदि व्यक्ति रोगी है बच्चों, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन हमें बात कर रहे हैं, और वो हमें दे रखी 99%, नीचे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन जो आ जाएगी बच्चों, वो कितनी आ जाएगी 99%, का मतलब हो गया 99/100, इसका मतलब 0.99 आ जाएगा। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी,
कि जांच के अनुसार बच्चों, जांच के अनुसार रोगग्रस्त होना यदि E2 के अंदर क्या है बच्चों, व्यक्ति का स्वस्थ होना, यदि व्यक्ति स्वस्थ हो, है ना, तो इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2। आप इसको पढ़ने की कोशिश करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 का मतलब क्या है, आप ध्यान से सुने। ए का मतलब क्या है, जांच के अनुसार रोगग्रस्त होना। जांच के अनुसार रोगग्रस्त होने की प्रायिकता E2 का मतलब जब व्यक्ति स्वस्थ हो, है ना, जब व्यक्ति स्वस्थ हो। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है उन्होंने, इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी है क्वेश्चन के अंदर आई थिंक 0.5 है ना, 0.5% मीन्स आपके पास में 0.5 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 0.005। क्लियर है आप लोगों को। तो अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है, ज्ञात क्या करना है। तो क्या प्रायिकता होगी कि ये यत्रक्ष रैंडमली चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है। इसका मतलब रोग से ग्रस्त होने का मतलब वो रोगी है ना। रोग से ग्रस्त होने का मतलब वो रोगी है। ये देखो रोगी है, रोगी होने वाला केस कौन सा है बच्चों, E1। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब ये पता है कि वो आपके पास में जांच के अनुसार वो रोगग्रस्त है। जांच के अनुसार तो वो रोगग्रस्त है ना ये आपके पास में, और हमें ये देखना है कि वो रोगी होने पर उसकी कितनी संभावनाएं बनेंगी, प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो इसका फॉर्मूला लगा लोगे आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 अपॉन सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2। क्लियर है बच्चों। वैल्यू रखिए सर, इसकी वैल्यू आपने निकाली अभी 0.001 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली सर 0.99 अपॉन, ठीक है ना, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.001 इंटू 0.099 प्लस PE2 कितना है बच्चों, ध्यान से देखो, PE2 हमारा कितना है 0.999, ठीक है ना, इंटू आपके सामने बच्चों आ जाएगा 0.0 ये वाली वैल्यू 005, ठीक है ना। तो इसको आप कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करूं, मैं ही करूं क्या, एक मिनट रुक जाओ, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। तो थोड़ा सा मैं अपना रजिस्टर बैग से निकाल लेता हूं, ठीक है ना, आपके सामने। क्लियर है आप लोगों को, हाँ ठीक है। कैलकुलेशन करनी है बच्चों, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो यार। कौन सा क्वेश्चन है ये, मैंने 5 नंबर पे किया था, 0.001 0.99 0.1, ठीक है, सब बढ़िया से लिख दिया है मैंने, ठीक है सर, ओके है सर, ओके है सर, ओके है, ओके। तो पहले तो देखो, अगर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लें, ठीक है ना, तो ये 99 आएगा मल्टीप्लाई में, तो लेकिन डेसिमल लगेगी 4 5 के बाद 000, तो ऊपर तो 0.0099 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0.00099 आएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 9 पंजे 45, ठीक है, 9 बजे 45 और 1 46, सॉरी 9 बजे 45 और हासिल लगा 4, 49 का 9 हासिल लगे आपके पास में फिर से 4, 9 पंजे 45 और 4 49, ठीक है ना, 49। और डेसिमल कितने के बाद लगी बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 2 3 0 पॉइंट, तो 2 0 लगेंगे बच्चों यहाँ, प्लस 0 पॉइंट यहाँ 2 0 लगेंगी। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप 12वीं में हो या मैं धोखे में हूँ, आप 12वीं में नहीं हो। 99 अपॉन, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, मैंने ऐड किया था इसको, ठीक है ना, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 0.00 इसको ऐड करने से कह रहा हूँ, इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लेना बैठ के, 0.005985 आया था, 5985 आया था।
तो सर इसको कैलकुलेट कर लो, डेसिमल वगैरह हटा के ट्राई कर लो, आंसर आएगा इसका आपके सामने 22/133, 22/133। उम्मीद करता हूँ कि आप ये काम तो कर ही सकते हो यार, हमने ये क्वेश्चन पूरा कोशिश करी समझाने को आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए बच्चों बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, अगर आपने पिछले क्वेश्चन समझ लिए होंगे तो ये तो बड़ा सरल है। वो कह रहा है कि 3 सिक्के दिए गए हैं, है ना, ठीक है। सिक्के के दोनों, एक सिक्के के दोनों और चित है, चित का मतलब हेड, इसका मतलब रोंडी वाला सिक्का है, बेईमाने वाला सिक्का, दोनों तरफ हेड है, ठीक है। दूसरा सिक्का अभिनत है, अभिनत का मतलब ये भी सही नहीं है, ठीक है। सिक्का अभिनत का मतलब होता है बायस को है, यानी पक्षपात वाला सिक्का है, इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ है, जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है, यानी कि इस दूसरे सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता है 75%। तीसरा सिक्का अभितन है, ये सही है, ये आपके पास में अनबायस है सिक्का है ना। सही सिक्के में चित्त आने की प्रायिकता आपको पता कितनी होगी, 1/2 होगी, ठीक है ना। यह सिक्के को, एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया, मतलब रेंडमली चुना गया और फेंका गया, ठीक है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, है ना, हेड आए तो क्या प्रायिकता है कि दोनों चित्त वाला सिक्का है, वह दोनों जो चुना गया सिक्का है वो कौन सा सिक्का हो, दोनों चित्त वाला सिक्का, और वो कौन सा सिक्का होगा, पहला सिक्का है। तो बच्चों ध्यान से देखो, बहुत सिंपली इसको क्वेश्चन को करते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। मैं इवन घटना डिफाइन कर लेता हूं, ये कहता है कि हम लोगों को चयन करना ना, तो पहले सिक्के का चयन, पहले सिक्के का चयन, और पहले सिक्के का चयन मतलब दोनों तरफ क्या हो, अगर चित हो, है ना, चित वाला सिक्का, ठीक है बच्चों। फिर E2 घटना हमने कह दी कि दूसरे सिक्के का चयन, का यहां भी आएगा, का चयन, और वो कैसा है बच्चों, वो सिक्का हमारे पास में है अभितन, यानी कि बायस कोएड है, पक्षपात वाला सिक्का है, अभिनत। फिर E3 हमारे पास में ये है तीसरे सिक्के का चयन, तीसरे सिक्के का अगर हम चयन करते हैं तो ये घटना हो गई ये वाली, तो उसको ये कहता है हमारे पास में ये कौन सा है, अभिनत, है ना। तीसरे वाला कौन सा है बच्चों, अनभितन, अनभितन यानी कि सही वाला, ये सही वाला, ये लास्ट वाला, यही ओके है, पहले वाला भी गड़बड़ है, दूसरे वाला भी गड़बड़ है, ठीक है। अब देखो सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब क्या होगा कि 3 सिक्कों में से एक सिक्के चुनने की प्रायिकता 1/3 हो जाएगी, और बच्चों E2 का मतलब 3 सिक्कों में से दूसरा सिक्के चुनने की प्रायिकता 1/3, और PE3 का मतलब है कि 3 सिक्कों में से एक सिक्का चुनने, मतलब इन तीनों को चुनने की प्रायिकता तो सेम होगी ना, 3 सिक्के हैं उनमें से एक सिक्का चुनना है, तो इसी तरीके से चुना जा सकता है। अब ध्यान से सुनो, अब ए इवेंट डिफाइन करो, ए क्या है, जो पहले से हो चुकी है, वो क्या है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, है ना, चित्त प्रकट होना क्या है, चित्त यानी कि हेड प्रकट होना जो है, ये ए इवेंट है, होना आपकी ए इवेंट है। तो अब ध्यान दो, ए इवन, ये बताइए आप मुझे कि पहले सिक्के पर चित्त प्रकट होने की संभावना कितनी है, क्योंकि पहले सिक्के पर दोनों तरफ चित्त है तो है, पूरी संभावना है, 1 आ जाएगी, प्रायिकता कितनी होगी इसकी बच्चों, 1 हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, पहले सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, पहला सिक्का कैसा है, पहला सिक्का ऐसा है कि जिसका ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके दोनों साइड हेड है, तो आप फेंकोगे हमेशा हेड ही आएगा, है ना। तो टोटल आउटकम्स 2 हैं, और फेवरेबल यानी कि हमारे हेड आने की संभावना 2 है, तो 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 का मतलब है कि दूसरे सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता, जो कि उसने दिया है, दूसरे सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता 75% है, तो यहां लिखेंगे 75%, इसका मतलब 75/100 यानी कि 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 आ जाएगा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ AE3, तीसरे सिक्के पर
चित आने की प्रायिकता। और तीसरा सिक्का जो है वो सही वाला है, मतलब बिल्कुल जैसा होना चाहिए, हेड एक तरफ हेड एक तरफ टेल, तो उसमें तो आपको पता है 1/2 ही रहेगी, है ना। जब आपके सामने एक सिक्का है जिसके एक तरफ हेड है दूसरी तरफ आपका टेल है, तो जब इसको फेंकेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल आउटकम्स 2 और फेवरेबल हमारे पास में 1, तो 1/2। क्लियर होगी। तो अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो हेड आ रहा है ये कौन से सिक्के से आना चाहिए। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि दोनों चित्त वाला सिक्का है। अब दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का कौन सा है, इवन घटना वाला, तो हमें निकालना है ए इवन। क्या निकालना है, ए इवन, और इसका फॉर्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस, अरे नहीं रुक जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2। क्लियर हो गया आप लोगों को। यहां पर सारी वैल्यूज आप रखो फटाफट से। P इवन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 इंटू ए इवन कितना है, ये भी 1 है, ठीक है ना। अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, P ये भी 1 इंटू 1 ही हो जाएगा पहला हिस्सा, तो प्लस ये कितना है PE2 कितना है हमारे पास में, नहीं इसमें और भी तो बढ़ेंगे ना चीजें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी तो है ना, तीसरा पार्टीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ AE3, ये सब वैल्यूज हमारे पास में है ना, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में E2 वैल्यू कितनी है बच्चों, गलत कर दिया ना हमने, यहाँ पे 1/3 है तो ऊपर 1/3 आएगा ना, एक हिस्सा 1/3 इंटू 1, फिर यहाँ पे भी 1/3 इंटू 1 प्लस PE2 1/3 है, 1/3 इंटू ये वैल्यू E2 वाली कितनी है बेटे, 3/4 एंड प्लस PE3 कितना है बच्चों, PE3 भी 1/3 है, देखो चेक करो 1/3 इंटू, और ये बच्चों ये वाली वैल्यू हमने निकाली 1/2, तो इसको कैलकुलेट करना है हम लोगों को, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन वर्क आप पे छोड़ देता हूँ मैं हमेशा की तरह, मैं बहुत लापरवाह टाइप का आदमी हो गया हूँ, ठीक है ना, आपके सामने। तो आंसर जो मिलने वाला है बच्चों, आंसर जो मिलने वाला है आप लोगों को मिलेगा 4/9, इसको कैलकुलेट करके आंसर मिलने वाला है 4/9। थोड़ा समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप लोगों को लग रहा है कि लेक्चर 1 ही घंटे का है, लेकिन मैं ये जब लिखता हूँ ना, मेरा समय इसमें चला जाता है सारा, इसको मैं जब लिखता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं लिख करके कर रहा हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है ना, और अगर लिख करके नहीं करूँगा तो बच्चों दिक्कत ये रहेगी, फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको ऐसे करके। चलिए ठीक है ना, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज।